फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं अपने ब्रांड के लिए लोगो नेम डिज़ाइन किया है एंड कोई और उसके नेम से अपना बिजनेस शुरू ना कर ले या कर लेगा तो आपको कैसा लगेगा। सो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सो एज अ प्रॉपराइटर आपको ट्रेडमार्क किस तरह से लेना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडमार्क के लिए है कि आप अपने बिजनेस को लीगली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं कि हमारा प्राइवेट लिमिटेड है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, इंडिविजुअल है, किस तरह से हम अपने ट्रेडमार्क को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म होने जाने, बट स्टिल कुछ भी रह जाता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। और किसके लिए? प्रोप्राइटरशिप के लिए। प्रोप्राइटरशिप किसको बोला जाता है? जब आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बिजनेस करते हैं, एज ए सिंगल बिजनेस करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप होता है। या फिर अगर आप जीएसटी लेके भी बिजनेस करते हैं तो दोनों केसेस में वो प्रोप्राइटरशिप ही होता है। सो इस केस में जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो प्रोप्राइटरशिप होता है। जब भी आप कभी क्वेरी करेंगे तो आपसे एक लीगल स्टेटस वर्ड पूछा जाता है, कई बार आपको उसका नहीं पता होता। लीगल स्टेटस क्या है कि आप किस वे में बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आपके पास जीएसटी है या फिर नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका लीगल स्टेटस आपका जाता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटर मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस ऑनर, ठीक है, विदाउट एनी कंप्लायंस। तो ये चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, सबसे पहले तो ट्रेडमार्क होता क्या है। देखिए, ट्रेडमार्क एक यूनिक सिंबल है। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे कोको कोला दिख रहा होगा, एप्पल दिख रहा होगा, ये मैकडोनल्ड्स है। या मैकडोनल्ड्स लिखा नहीं है बट हम जानते हैं कैसे, काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। प्लस एम्स हमें पता है मैकडोनल्ड्स ही होता है क्योंकि हम इस ब्रांड को जानते हैं। तो ये क्या है? एक ब्रांड है। किसको जानते हैं हम? एक ब्रांड को जानते हैं। जैसे ये एक राइट का सिंबल है तो ये किसका है? कोई भी कह देगा ये तो नाइक का सिंबल है। क्या बनाते हैं? शूज़ बनाते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब ये एप्पल है, अब ये खाने वाला एप्पल तो नहीं है ना। इनफैक्ट अगर इसको रेड कलर भी कर दिया जाएगा ना तो भी ये नहीं कहेंगे कि ये खाने वाला एप्पल है। पता है भाई ये तो एप्पल है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या? मोबाइल बनाता है, सबको पता है। तो कैसे? इस तरह से इन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट किया हुआ है। क्या कोई और एप्पल का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है? इवन आप एप्पल का यूज़ करके कुछ और भी सेल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा? एप्पल की कंपनी कंप्लेन फाइल कर देगी। तो कैसे कर देगी? क्योंकि उनके पास क्या है, लीगली उन्होंने अपने ट्रेडमार्क को, अपने ब्रांड को, अपने लोगों को, इमेज को सिक्योर करा हुआ है। इवन आप लिख के, लाइक कोई भी आप अपना ब्रांड का नेम में भी आप एप्पल डाल देंगे तो भी वो कंप्लेन कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है तो वो अपने आप को प्रोडक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। सेम आपको भी करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि ट्रेडमार्क होता क्या है। कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, या कोई फ्रेज़। जैसे मैकडोनल्ड्स का फ्रेज़ क्या है? आई एम लवन इट, ठीक है, ये उसका फ्रेज़ है। तो इसको भी क्या किया है? उसने सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। और क्रूशियल पार्ट जो भी एक्टिंग, जो भी डिफाइन करता है ब्रांड को, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क में जाता है। आई नो अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे वो सारे क्लियर होते जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके क्वेश्चन ज़रूर क्लियर होंगे। उसके बाद अब क्या क्या हम ट्रेडमार्क करवा सकते हैं? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में क्या होगा? एग्जांपल आपका एप्पल वर्ड हो गया। लोगो में देखिए नाइक का स्वॉश, स्लोगन में जस्ट डू इट, एंड साउंड एंड कलर कॉम्बिनेशन। वो क्या चीज़ होती है? देखिए अभी मैकडोनल्ड्स आपको येलो कलर का दिखेगा, ठीक है, बट देखिए आप जानते हैं ना, कलर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दो तो एक नया, एक अच्छा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कॉम्बिनेशन बनता जाता है। उसको भी सिक्योर किया जा सकता है। आप कभी भी देखेंगे, आप दो ब्रांड देख लीजिए, दोनों ही अगर ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का सेम नहीं होगा, ब्लू डिफरेंट होगा, फ़र्क होगा कलर में। तो वो चीज़ को भी जो है रजिस्टर किया जाता है। अब बेनिफिट्स क्या है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के? तो देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपके पास एक्सक्लूसिव एक राइट होता है कि आप अपने ट्रेडमार्क को पूरी कंट्री में कहीं पे भी शो कर सकते हैं। इवन अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी आपको यूज़ करना है, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है, आप जिस कंट्री में अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना होता है। लाइक देखिए एप्पल दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट है, वो इंडिया में किस तरह से सिक्योर है?
इंडिया में भी उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो इस तरह से, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव आपको राइट मिल जाता है उस कंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने अपने हिमाचल में करा रखा है तो आप गुजरात में यूज़ नहीं कर सकते। सारी चीज़ें क्या है, एक इंडिया कंट्री का पार्ट है ना। तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी गांव, कहीं से भी, किसी की भी लोकेशन पे आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो पूरे इंडिया में वो कवर होता है, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन दूसरे स्टेट से भी आपके उस ट्रेडमार्क को नहीं ले सकता है, ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ होती है कि कई बार कुछ चेंजेस करके ट्रेडमार्क लेने का ट्राई किया जाता है और मान लीजिए डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या आपको फोकस करना है, स्टिल आपको ट्रेडमार्क मिल गया, आपको मस्त बैठ नहीं जाना है। आपको एवरी 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ पे चेक करना है कि आपके जैसा ट्रेडमार्क किसी ने ले तो नहीं लिया है, अप्लाई तो नहीं हो गया है, रजिस्टर्ड तो नहीं हो गया है। वो चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो वो चीज़ क्या है, आपके लिए करना मुश्किल है, उसके लिए आप प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, वो आपके ट्रेडमार्क पे नज़र रखेंगे। उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। ये क्या होता है, एक वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी एसेट्स होती है, फर्नीचर एसेट्स होते हैं, उसी तरह से ट्रेडमार्क भी एक एसेट होता है। अब वो कैसे, क्योंकि अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है। जैसे हमारे बिजनेस का गुडविल, गुडविल मतलब नेम, कोई बिजनेस का नेम काफ़ी फेमस होता है ना, लाइक आप स्वीट्स में देख लीजिए, अग्रवाल, बीकानेर, बीकानेरी मिठाई वाला, काफ़ी सारे हैं। वो ऑल ओवर कंट्री में जो है, कई कई सारे स्टेट्स में बहुत फेमस है। स्टेट्स में, इवन उसके आसपास के जो स्टेट्स में भी वो नेम बहुत फेमस होते हैं। तो कैसे, वो क्या है, गुडविल है, नाम पे एक नाम की वैल्यू भी तो होती है ना। तो सेम उसी तरह से आपका जो ट्रेडमार्क होता है वो भी एक एसेट होता है। आपने उसको रजिस्टर करा लिया, सपोज इट आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, काम नहीं, आप उसको सेल कर सकते हैं। प्लस आपका रेनाउंड बिजनेस है, बट आप, ठीक है, अब आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जब आप बिजनेस को सेल करेंगे, ठीक है, उसमें डेफिनेटली आप अपने ट्रेडमार्क भी सेल करेंगे, तो उस हिसाब से आपको उसकी वैल्यू भी मिलेगी। तो ये एक वैल्यूएबल एसेट्स होता है। ये तो हमने सेल की बात कर ली। लाइसेंस फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी भी होती है, जैसे आप पिज़्ज़ा हट देख लीजिए, बर्गर किंग देख लीजिए। अभी सारी कंपनी एक ही ओनर की थोड़ी ना है, उन्होंने क्या किया, वो फ्रेंचाइजी दी हुई है, मतलब कुछ एक फ़ीस लेके वो अलाउ कर रहे हैं कि आप उनके नेम का यूज़ करके बिजनेस कीजिए, एंड एवरी मंथ जो भी उनका आपस में डील होता है उस हिसाब से आप उनको कमीशन दीजिए। तो ये होती है एक वैल्यूएबल एसेट, जो एक ऐड करती है सिग्निफिकेंट। आजकल आप देखेंगे कि अगर ट्रेडमार्क लेते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं अलग अलग जगह। देखिए, पॉसिबल आज के समय में नहीं है कि हर जगह आप अपनी स्टोर्स खोलें, खुद उसको रन करें, फ्रेंचाइजी कर दी जाती है अगर आप उन्हें। तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक आप हर जगह उसके स्टोर्स खुद खोलें, या फिर आप फ्रेंचाइजी शेयर करें, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका ब्रांड प्रोटेक्शन। आपके ब्रांड को प्रोटेक्शन मिलता है, किससे, कोई दूसरा भी आपके नेम से मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर ना करवा ले। तो कैसा लगेगा कि आपका ट्रेडमार्क किसी और ने ले लिया है। तो ब्रांड को प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट होता है आपको लीगल रिकोर्स। देखिए, प्रोवाइड करता है आपको लीगल बेसिस पे श्योर कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, देखिए, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है एंड स्टिल कोई उसको यूज़ कर रहा है पूरे इंडिया में किसी भी पार्ट पे, एंड आपको पता लग जाता है, ठीक है, तो आप सीधा उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और इन केस अगर उस पर्सन ने ट्रेडमार्क को अप्लाई भी कर रखा है, एप्लीकेशन भी, तो उसकी कंप्लेन आप ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं। ये किस लिए, देखिए, आपका नेम ऑलरेडी फेमस है और उसको यूज़ करके कोई और ब्रांडिंग कर रहा है, तो क्या होगा, आप जो कस्टमर्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है कि ये उनका प्रोडक्ट तो नहीं है, और मे बी वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो या फ्रॉड की चीज़ हो, तो उससे क्या नेम एट द एंड आपका ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, जब आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लेंगे तभी पॉसिबल है। अब हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए। देखिए, कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसको ट्रेडमार्क की ज़रूरत है, जो अपने नेम को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ट्रेडमार्क अप्लाई किया जा सकता है। आपको सिंपल क्या करना है, ट्रेडमार्क बिजनेस की एंटिटी मतलब, अब जैसे अगर आपको जीएसटी ले लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने बिजनेस नेम को आपने कहीं ना कहीं से रजिस्टर कर दिया है, बिजनेस नेम को, ठीक है। आपके पास उस बिजनेस नेम से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो है, इवन गवर्नमेंट के पास भी है, इस नेम से बिजनेस स्टार्ट है, आपने जीएसटी लिया, एमएसएमई लिया, वो चीज़ है। अब देखिए, इंडिविजुअल कौन होता है, आपने जीएसटी नहीं लिया है, ठीक है, आपने जैसे एमएसएमई लिया है या फिर वो भी नहीं लिया, तो ये आपका इंडिविजुअल हो गया। सोल प्रोप्राइटर,
अगर आपने जीएसटी लिया है तो आप सोल प्रोप्राइटर हो गए। एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस प्लान कर लेते हैं, ट्रेडमार्क अप्लाई करके उसको चुपचाप रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो रजिस्टर होकर आता है हम उसको यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेस मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ट्रेडमार्क लेकर सिक्योर कर लेते हैं, देन फिर बिजनेस लॉन्च करते हैं। एंड वो जो बीच का टाइम होता है उसमें वो अपना वो जो रिसोर्स उन्होंने अपनी मार्केट रिसर्च करनी होती है, वो सब कुछ वो करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं, टाइम को यूज़ करना होता है। तो इस तरह से जो है एलिजिबिलिटी आपकी होती है। अब सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेडमार्क को सर्च करने का, ठीक है। सबसे पहले आपको ये भी तो देखना है कि वो ट्रेडमार्क नेम ऑलरेडी किसी ने अप्लाई तो नहीं कर रखा है, वो भी जो है चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो भी हमें मैच ज़रूर 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 करना है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि जो इन्फ्रिजमेंट इश्यूज़ को अवॉइड किया जा सके, टाइम सेव किया जा सके, मनी को प्रिवेंट किया जा सके, इंक्रीज चांस होते हैं सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन की, प्लस आइडेंटिकल मार्क से बच जाए, सिमिलर साउंड नेम्स हो जाए, नेम ना हो, मतलब बोलने में सेम ना हो, विजुअली जो है सिमिलर लोगो और डिज़ाइन ना डिज़ाइन हो पाए, ठीक है। हमें जब भी आप कोई भी ट्रेडमार्क का लोगो डिज़ाइन करते हैं उसको भी वेरीफाई किया जाता है कि वो किसी से मैच तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क सर्च जो है कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना होता है, एप्लीकेशन को फाइल करना होता है। तो क्या सबसे पहले क्या, ट्रेडमार्क की फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। आपको उनसे ट्रेडमार्क जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो डिमांड करेंगे, आपको उनको वो डॉक्यूमेंट देना है, वो आपके बिहाफ पे ट्रेडमार्क को फाइल कर देंगे। इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे। प्लस आपको सारे जो प्रोप्राइटर वो आपसे जो भी डिटेल्स क्या नेम एड्रेस करेंगे, ठीक है। एक ट्रेडमार्क क्लियर रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, आपका इमेज कैसा दिखता है, गुड्स एंड सर्विसेज आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेडमार्क क्लास को जो चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका गवर्नमेंट फ़ीस जो 4500 जनरली होती है, और प्रोफेशनल फ़ीस वेरी करती है कि किस प्रोफेशनल से आप ट्रेडमार्क को फाइल करवा रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल फ़ीस है तो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए वरी नहीं करना है कि वो कम क्यों ले रहा है, वो ज़्यादा क्यों ले रहा है, ठीक है। उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। देखिए, अगर कोई भी अगर अगर आप किसी से भी अप्लाई करा लेते हैं और मे बी उनका जो रिकॉर्ड रहा है मिस्टेक्स करने का, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करना है, आपको प्रॉपर अच्छे से फाइल करवाना है ताकि आपके फॉर्म में मिस्टेक्स ना हो। और एक जनरल एक बात बताती हूँ, फॉर्म में मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल की होती है मैक्सिमम केस में, क्योंकि जब आप हमें प्रोफेशनल फ़ीस पे कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर्म में कोई क्लरिकल एरर ना हो। डॉक्यूमेंट्स देखिए, जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रेडमार्क का लोगो कॉपी, अगर आपका इमेज है तो इमेज की कॉपी, ट्रेडमार्क का नेम, जो भी एप्लीकेंट होता है उनका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ट्रेडमार्क फॉर्म होता है वो ऑनलाइन ही फाइल किया जाता है, प्रूफ ऑफ यूज़ ये ऑप्शनल होता है। कई बार क्या होता है, हम ट्रेडमार्क को ऑलरेडी 2 साल 3 4 4 साल से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी आप किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे तो वो आपसे सारी चीज़ें डिटेल में पूछते हैं। तो उस केस में अगर उनको वैलिड लगता है कि प्रूफ ऑफ यूज़ की ज़रूरत है तो एक अलग से एफिडेविट बनाया जाता है, ठीक है, कि जो भी आप इस ट्रेडमार्क को 2 साल से 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, ये उसके एविडेंसेस है, काफ़ी उसमें डिटेल्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोफेशनल के एक्सपीरियंस पे। उसके बाद है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को समझना, ठीक है। इनिशियली जो ट्रेडमार्क्स, ठीक है, कई बार ऑब्जेक्शन जब भी उसमें आता है तो पहले ऑब्जेक्शन की रिपोर्ट को पढ़ना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। प्लस देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क का नेम ऑल ओके है उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन आ सकता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको किसी से सेम ना ही लिखने में सेम होना चाहिए, ना ही वो बोलने में सेम होना चाहिए। ऐसा कोई ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करना है। 50% तक मैच होता है, चल जाता है। तो क्या ग्राउंड से, किस वजह से ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, पूरी स्टडी करनी होती है। कई सारे केसेस रिजल्ट भी लगाने होते हैं कि ऑलरेडी प्रीवियस में भी कई सारे इस तरह के मैटर्स आए हैं और वो उन ट्रेडमार्क्स को जो है रजिस्टर कर दिया गया है, तो इसको भी कर दिया जाए। तो वो उस तरह से जो है पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से एक रिप्लाई बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन पे रिस्पॉन्ड फाइल किया जाता है। देखिए, विद इन 30 डेज में जब भी आपको नोटिस आता है, तो जब भी आपको नोटिस आएगा तो आपके प्रोफेशनल आपको ज़रूर बताएंगे, या फिर आप खुद भी चेक करते तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो विद इन 30 डेज में उसका रिप्लाई फाइल करना होता है, जो कि उस नोटिस पे लिखा होता है। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस होता है, आप अपने प्रोफेशनल को बोलेंगे कि ये ट्रेडमार्क का रिप्लाई फाइल करवाना है। उसके लिए एक लीगल रिप्लाई किया जाता है जिसमें सारे जो ऑब्जेक्शन है
उसको एड्रेस किया जाता है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आए हैं। एविडेंस को प्रोवाइड किया जाता है, जो भी डिपेंड होते हैं वो अपना आपसे पूछेंगे प्रोफेशनल जो है। उसके बाद है फिर उसको एक्सेप्ट करने की उसमें एक एप्लीकेशन लगाई जाती है जिसको अपलोड किया जाए। तो ऑब्जेक्शन रिप्लाई के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ले ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है, वो बेस्ट चीज़ होती है। क्योंकि इनिशियली क्या जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट जाती है, और अच्छी बात है अगर उस पर एक्सेप्ट हो जाता है, मैक्सिमम एक्सेप्ट हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो हियरिंग पर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडमार्क और रिटर्न स्टेटमेंट में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ट्रेडमार्क आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो वो पब्लिकेशन में चला जाता है, ठीक है, कोई भी उसको चेक कर सकता है कि हाँ जी ये ट्रेडमार्क जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं। इन केस किसी को भी ऐसा लगता है कि जो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हुआ है वो उनके ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस पर अपोजिशन फाइल करते हैं, ठीक है। तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर और एक्सेप्ट और रजिस्टर के बीच में एक और स्टेप आ जाता है अपोजिशन का, तो वो फिर ठीक है हो सकता है। उसके बाद इफ़ दे बिलीव इट विल हार्म देयर बिजनेस और ब्रांड, जब भी लगता है, मान लीजिए ए पर्सन है, इसका कोई ट्रेडमार्क जो है एक्सेप्ट हो गया है, बट बी को ऐसा लगता है कि ये जो एक्सेप्ट ट्रेडमार्क हुआ है वो उसके बिजनेस को हार्म करेगा, तो वो बी पर्सन क्या करेगा, ए पर्सन के ट्रेडमार्क को जो है वो अपोज कर देगा। तो उसके लिए फिर आपको रिप्लाई फाइल करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बस हो जाता है उसका। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी अपोजिशन फाइल नहीं होता है तो एक्सेप्ट होने के 4 महीने के बाद वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है एंड आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास एक प्रूफ हो गया कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप इसकी फ्रेंचाइजी लीजिए, आप इसके नए नए शोरूम्स खोलिए, आप इसको मार्केट में अच्छे से इसका प्रमोट कीजिए, जो भी करना आप कर सकते हैं। एंड आपके पास ऑलरेडी राइट आ गया है आर यूज़ करने का, ठीक है। अभी तक जब तक रजिस्टर नहीं होता है तब तक आप जो है वो टीएम यूज़ करते हैं। अब ये वैलिड हो जाता है 10 साल से, जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ है उससे 10 साल का नहीं, ठीक है, जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस डेट से 10 साल तक के लिए आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। तो सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ट्रेडमार्क मिल गया, बस आराम से बैठ नहीं जाना है, आपको भी इसका आर सिंबल को जो है नोटिफाई करना है कि आपका पब्लिक लीगल राइट हो गया, एंड आप तब से आर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। एवरी 10 ईयर्स में आप इसको रिन्यू करा लीजिए, 10 साल के बाद रिन्यू कराएंगे तो आपका फ़ाइन लग जाएगा, और फाइन ना रिन्यू कराने में तो अभी 9,000 की फ़ीस लगती है, बट जो फ़ाइन होता है वो फ़ाइन भी 9,000 का ही लग जाता है, तो 9 18,000 लग जाएंगे। इससे बेटर कि आप उसको टाइम से अपना रिन्यू करा लीजिए। उसके बाद देखिए आपका ट्रेडमार्क आ गया तो उसको मॉनिटर भी ज़रूर करते रहिए, एवरी 3 मंथ 6 मंथ आप चेक करते रहिए। जर्नल पब्लिश होता है, उसमें आप उसको चेक करिए कि आपके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं, अप्लाई तो नहीं हो गया, एक्सेप्ट तो नहीं हो गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जर्नल में चेक करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे सारी क्लासेस का एक साथ एक सिंगल जर्नल आता है एवरी मंथ, जैसे भी उसमें आना होता है, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए बेस्ट होगा कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके रखें। कंक्लूजन देखिए, ट्रेडमार्क एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी होती है, लीगल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती है, तो पहले उसको सर्च जरूर करें एंड किसी हाईली प्रोफेशनल से ही उसको अप्लाई करें। खुद भी आप चेक कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो चेक करके बताते हैं कि मैडम इसमें बिल्कुल करेक्ट है, हमने सब जगह चेक कर लिया, बट जब हम चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो वो कहते हैं कि मैडम आप लोग कैसे निकाल लेते हो। देखिए, जो प्रोफेशनल्स का वर्क होता है उसी के लिए आप उनको पे करते हैं, तो वो अपना काम तो वो करेंगे अच्छे से। अब देखिए किस किस टाइप के ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं कि किस किस टाइप के हम ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, लाइक किस टाइप के जो ट्रेडमार्क है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, तो इस इमेज को आप देख के पहचान जाएंगे कि कोको कोला की बोतल है या लिम्का की बोतल है, मिरिंडा की बोतल है। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन, हर बोतल का डिज़ाइन एक जैसा नहीं होता है, सबका जो है वो अलग अलग होता है। तो शेप एंड नेम, इस बॉटल में क्या क्या रजिस्टर किया जा सकता है, शेप रजिस्टर किया जा सकता है, नेम रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद ये देखिए, अगर आपको कहीं पे इस तरह से एम भी लिखा आ जाए ना, तो आपको सबसे पहले लगेगा कि ये किसका है, आई एम लविंग इट। तो सेम बात, ये इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ है, एक तो ये है आई एम लविंग इट, ये है स्लोगन, और ये किसका सिंबल है, मैकडॉनल्ड्स का। कैसे पता लगेगा? क्योंकि ब्रांडिंग हो रखी है एंड आपको पता है, तो कोई और इस तरह से एम को इस तरह से बना के यूज़ नहीं कर सकता। इवन कई केसेस में क्या, आप इसका कलर चेंज करके भी यूज़ नहीं कर सकते,
कलर ही तो चेंज किया, दिखने में तो वो सेम है। तो इस सिंबल को, इस डिज़ाइन को सिक्योर करने के लिए, बेशक से ये एम का सिंबल है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, बट एक तरह से क्या है, ये डिज़ाइन है तो सिंबल, तो इस सिंबल को ट्रेडमार्क किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कलर, ये एक ऑरेंज नाम का ब्रांड है, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑरेंज कलर है। अब ऑरेंज कलर में ऊपर नीचे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो अलग अलग कलर बनेगा। तो उन्होंने क्या कर रखा है, इसमें यहाँ पे आप कलर भी रजिस्टर करा सकते हैं, इतना सैचुरेशन, इतना हाईलाइट, इतना डार्क जो भी है, तो उस सेम को यूज़ ना कर पाए। उसके बाद देखिए ये एक है। अब आता है लोगो, इमेज, वॉक्सवैगन, ठीक है। वॉक्सवैगन का जो है ये इमेज, जैसे ऑडी के क्या होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं, उसी तरह से कई सारे फेमस गाड़ी, जैसे नाइक का आप ले लीजिए तो नाइक का इस तरह से कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये ट्रेडमार्क से। तो क्या क्या रजिस्टर कर सकते हैं हम, एक बार और मैं बताती हूँ। तो आप कर सकते हैं शेप को, नेम को, सिंबल को, स्लोगन को, कलर को एंड लोगो को, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद कितना टाइम लगता है ट्रेडमार्क को अप्रूव होने में। देखिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि 3 महीने 6 महीने लगते हैं, तो देखिए वो एक अलग केस होता है, जिसमें क्या है, ट्रेडमार्क को एक्सपीडिएट करने की अलग से काफ़ी ज़्यादा जो है फीस जाती है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, बट उसमें 6 मंथ्स उसमें मिनिमम आपको लगते हैं। 2 फ़र्क होता है, एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है रजिस्टर। इन दोनों के बीच में भी 4 मंथ्स का डिफरेंस होता है। इसको एक्सपीडिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये टाइम तो आपका लगना ही लगना है। इसके पहले का जो एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन, वो सबको एक्सपीडिएट करके 6 मंथ्स में किया जा सकता है। सो जनरली एक नॉर्मल बोले तो 18 टू 24 मंथ्स लगेगा, ठीक है, एक सिंपल ट्रेडमार्क का प्रोसेस होने में, जिसमें आपका हियरिंग नहीं जा रहा है। ऑब्जेक्शन आया तो ठीक है, नहीं आया तो डायरेक्ट वो एक्सेप्ट हो रहा है। सो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और अपोजिशन इतना टाइम आपका लगना है। तो पेशेंस के साथ अपने ट्रेडमार्क को फाइल कीजिए, क्योंकि बहुत एन नंबर्स ऑफ ट्रेडमार्क आज के टाइम में ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है, कहीं से भी इजीली फाइल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केसेस, और कई बार ऑब्जेक्शन आया होता है तो फाइल लटकी हुई होती है, तो उसमें टाइम लगता है। बट हाँ, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर आपको 1 से 2 दिन में मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक चीज़ और मेरे को, जब भी आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करें तो एक चीज़ ज़रूर, अपनी ईमेल आईडी उस पर ज़रूर दें आप। क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या होता है कि हम कभी भी सोचते हम ना ऑनलाइन ई कॉमर्स से ज़रूर शुरू करेंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ से क्या होता है, आपकी ब्रांड रजिस्ट्री की एक वेरिफिकेशन की जाती है। तो अगर आपका किसी और का ईमेल आईडी होगा तो उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो किसी दूसरे पे आने की बजाय आपके खुद पे आए, ताकि आपको जो है किसी से वो लेना ना पड़े। अब वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, देखिए 10 ईयर्स होता है, जिस दिन से आप एप्लीकेशन डाल देते हैं। आज आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आज से 10 साल, मान लीजिए आपको ट्रेडमार्क मिलने में 1 साल हो गया, 1 साल लग गया, तो यहाँ से फिर 9 साल ही बचते हैं। तो जिस दिन से आपका ट्रेडमार्क फाइल होता है उसी दिन से उसकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है। तो अगर आप यूज़ कर सकते हैं उसको तो यूज़ कीजिए। ट्रेडमार्क जनरल क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी कितने भी ट्रेडमार्क जब एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100, 50, 200 इतने सारे ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हुए, तो एक बुक मान लीजिए, एक डिजिटल बुक मान लीजिए, वो रिलीज़ होती है। ये हार्ड कॉपी नहीं, ये सॉफ्ट कॉपी रिलीज़ होती है। ये आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे होता है, उसमें देखना होता है, उसमें आता है, ठीक है, ट्रेडमार्क जनरल। अगर आपका खुद का ट्रेडमार्क है, अप्लाई किया हुआ जनरल में गया, तो आप जब अपना ये रजिस्टर पे जब चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको जर्नल नंबर दिखेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, ट्रेडमार्क जर्नल क्यों आता है, देखिए जब भी ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होते हैं वो 4 मंथ्स के लिए पब्लिश कर दिया जाता है, ताकि किसी भी XYZ पर्सन, कंपनी, बिजनेस को ये लगे कि जी ये ट्रेडमार्क मेरे से मैच हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वो उस पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो 4 मंथ्स बाद आपका रजिस्टर होकर ट्रेडमार्क आपके हाथ में आ जाता है। अब ऑब्जेक्शन स्टेटस क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्शन स्टेटस से कभी भी डरना नहीं है आपको। ट्रेडमार्क एग्जामिनर जब ट्रेडमार्क की आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाता है, कई बार उसमें क्लैरिकल मिस्टेक निकल आती है, ठीक है, नेचर डालने में गलती हो गई होती है, ट्रेडमार्क क्लास गलत होता है, कई बार डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया होता है जो उस क्लास में फॉल नहीं करता, तो ये ऑब्जेक्शन होता है क्लैरिकल का। दूसरा आता है ट्रेडमार्क के नेम के ऊपर, ठीक है, तो उस पर कई बार आ जाता है। तो इसको डरना नहीं है, फॉर्मल रिप्लाई फाइल कर देना है किसी एक्सपर्ट से, विद इन 30 डेज के अंदर आपको इसको फाइल कर देना है। क्या ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अफेक्ट करता है ऑल क्लासेस फाइल पे, देखिए ऐसा नहीं होता। बट मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन में, ठीक है, आपने 2 क्लास के अंदर ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है, तो अगर किसी एक क्लास में भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फंस जाती है।
इट्स बेटर कि जब आपको 2 ट्रेडमार्क क्लास में ट्रेडमार्क फाइल करना है तो आप उसको अलग-अलग कीजिए। देखिए, फीस आपकी सेम लगती है, गवर्नमेंट कोई कंसेशन नहीं दे रही है आपको, तो बेस्ट है कि आप अलग-अलग, क्योंकि अगर एक की वजह से 2 क्यों फँसे, इसलिए। तो मल्टीपल क्लास ट्रेडमार्क फाइल करने से, मल्टीपल क्लास ट्रेडमार्क में क्या होता है, आपके जो जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनको ईज़ी हो जाता है, उनको एक ही बार में फाइल करना होता है। बट हम सजेशन ये नहीं देते। हाँ, जब आप इस तरह चीज़ों को इंसिस्ट करते हैं तो हम कर देते हैं। उसमें बेनिफिट बस एक ये होता है कि आपके सारे ट्रेडमार्क्स का एप्लीकेशन नंबर सेम होता है। अगर आप मल्टी क्लास में एक बार में 10 ट्रेडमार्क में डाल रहे हैं, सबका एप्लीकेशन नंबर सेम होता है, बट हाँ, सब जाते हैं अपने अपने अलग अलग क्लासेस में। क्या होगा अगर आप ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर 30 डेज़ के अंदर आप फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट इसको अबेंडन कर सकता है। अबेंडन मतलब कि छोड़ा हुआ है उस ट्रेडमार्क को, ठीक है आपने। बट ठीक है, 30 डेज़ में नहीं, कई बार 6 महीने तक भी रुक जाता है। बट आप मेरी बात को समझिए, डिपार्टमेंट का कुछ नहीं, उन्होंने 30 डेज़ का नोटिस दिया तो उसके बाद भी वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स भी ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ों को करें, तो कभी भी ये भी आ सकता है कि विद इन 30 डेज़ के बाद उसको अबेंडन करना शुरू कर दें। अब टाइमली ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को रिप्लाई फाइल कर दीजिए। क्या ट्रेडमार्क कैन बी एक्सेप्ट आफ्टर एन ऑब्जेक्शन? यस, हो जाता है। कई बार देखिए ट्रेडमार्क का जो ऑब्जेक्शन होता है बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा मोटा ऑब्जेक्शन होता है, तो रिप्लाई फाइल करने पे वो निकल जाता है। बट हाँ, आपको रिप्लाई फाइल करना ज़रूरी होता है। क्या डिफरेंस क्या है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन एंड अपोजिशन में? देखिए, ऑब्जेक्शन जो होता है वो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट इशू करता है। जब भी आप टीएम के फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसको चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट फाइल करता है। अपोजिशन क्या होता है, ये एक्सेप्ट के बाद होता है। जब ट्रेडमार्क की आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाती है और जर्नल पब्लिश हो जाता है, तो जर्नल पब्लिश जब कोई भी बिजनेसमैन कोई भी देखता है, और कोई भी जो भी ट्रेडमार्क होल्डर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये ट्रेडमार्क जो है मेरे ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, इससे मुझे लॉस होने वाला है, तो वो एक जो एप्लीकेशन लगाते हैं उसको अपोजिशन बोला जाता है, कि आपकी ट्रेडमार्क को अपोज किया जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्शन होता है वो एग्जामिनर लगाता है, एंड अपोजिशन कौन लगाता है, कोई भी अदर पार्टी, थर्ड पार्टी लगाती है। तो इसमें आपको सबके क्लियर समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। क्या-क्या चीज़ें जो हैं आपके ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में एक प्रोप्राइटरशिप को करनी है, किन-किन क्वेश्चंस का उनको ध्यान रखना है।